हम यहाँ पर ये देख रहे हैं बेटा, जो प्लांट के अंदर टीआई प्लाज्मिड की बात करी जाती है। अच्छा, ये प्लाज्मिड हमने नाम दिया, आप सबका ध्यान इधर होना चाहिए, कुछ आप लिखोगे नहीं। टीआई प्लाज्मिड की जो बात करी जा रही है बच्चा, तो ये प्लाज्मिड है, मतलब ये आपका एक वेक्टर की तरह यूज होने वाला स्ट्रक्चर है। वेक्टर मतलब ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल, जो हेल्प करता है एक मॉलिक्यूल को वन प्लेस से दूसरी प्लेस में ले जाने में हेल्प करता है। तो वही प्लाज्मिड की तरह, मतलब प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर की तरह काम कर रहा है, उसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। जो प्रेजेंट किस में है बेटा? एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियम। और ये एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियम है क्या? ये आपका एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया आपका सॉइल बोर्न है, मतलब सॉइल में प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक प्लांट है, ये उसकी रूट्स हैं, और ये प्लांट यहाँ पर ग्रो है। ठीक है, अभी याद करो लास्ट क्लास में भी बताया था, यहाँ पर ये एग्रोबैक्टीरियम जाकर इससे बाइंड कैसे करता है, जुड़ता कैसे है, प्लांट पे अटैक कैसे करता है, ये सारी चीज देखते हैं। ये यहाँ पर सॉइल में प्रेजेंट है, इसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। प्लांट क्या होता है बेटा? प्लांट में यहाँ पर कहीं पे अगर घाव हुआ है, कहीं पे घाव हो गया बाय चांस, तो उस घाव वाली प्लेस से बेटा एक चीज रिलीज होती है, रिलीज करता है फिनोलिक कंपाउंड को। हमने फिनोलिक कंपाउंड उसे इसलिए कहा है क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होगा ना, उसके अंदर फिनोलिक ग्रुप होगा। फिनोल मतलब बेंजीन रिंग, उसके ऊपर OH, वही चीज वहां पर प्रेजेंट है इसीलिए। और उस फिनोलिक कंपाउंड का नाम क्या है? एसीटोसिरेनजोन। क्या रिलीज किया उसने? एसीटोसिरेनजोन कंपाउंड को रिलीज किया, और वो कंपाउंड रिलीज होगा कहां से? आपके घाव वाली प्लेस से, यहां से ऐसे रिलीज हुआ। इस घाव को स्मेल करता हुआ कौन वहां पर जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम जाएगा। ये इस तरीके से आ गया। क्यों मैम, ये कैसे स्मेल करके जा सकता है? इसके पास एसिटोसिरेनजोन के लिए ऐसा क्या प्रेजेंट है? तो मैं यहां पर बना रही हूं। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, ये आपका स्ट्रक्चर है एसिटोसिरेनजोन का, सॉरी एग्रोबैक्टीरियम का। बच्चा, इस एग्रोबैक्टीरियम के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, और ये रिसेप्टर किस चीज के लिए है? फॉर एसिटोसिरेनजोन के लिए। एसिटोसिरेनजोन के लिए इसके पास अपने अलग से रिसेप्टर्स देखने को मिल जाते हैं। इतना पॉइंट क्लियर? तो कैसे एग्रोबैक्टीरियम जा रहा है, कैसे इन्फेक्शन कर रहा है, ये सब हमने जान लिया। गया सॉइल से है, और जब तक घाव नहीं होगा, जब तक ये कंपाउंड नहीं आएगा, वो स्ट्रक्चर जाएगा भी नहीं, वहीं पे रहेगा वरना। ठीक है, तो ये इस टाइम पे क्या होता है, इसके ऊपर अब ये अपना प्रोसेस जो भी करना है वो करेगा। अच्छा, अगर हम इस एग्रोबैक्टीरियम को देख रहे हैं, तो इसके पास अपना एक क्रोमोसोमल डीएनए होता है, क्रोमोसोमल डीएनए। इसके अलावा इसके पास टीआई प्लाज्मिड होता है। इस टीआई प्लाज्मिड को अगर हम फुल फॉर्म जानना चाहें, इसका मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग। फुल फॉर्म क्या है बच्चों इसकी? ट्यूमर इंड्यूसिंग। ये टीआई प्लाज्मिड एक ट्यूमर इंड्यूसिंग वाला स्ट्रक्चर है, मतलब ये ट्यूमर को इंड्यूस करता है, इसलिए इसका नाम ये है। अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ इस प्लांट में चला गया, कहने का मतलब ये हुआ उस प्लांट के अंदर वहां पर ट्यूमर बनेगा। ट्यूमर मतलब एक तरीके से आप कैंसर कह सकते हो, जिसमें सेल लगातार डिवाइड करती है और वो मर नहीं रही है, इमोर्टल है, वो लगातार डिवाइड करती जा रही है, तो वहां पर ट्यूमर देखने को मिलता है। और वो ट्यूमर किसकी वजह से हो रहा है? टीआई प्लाज्मिड की। और कौन लेके जा रहा है? एग्रोबैक्टीरियम। क्लियर? तो मैम एग्रोबैक्टीरियम, आप टीआई प्लाज्मिड वहां कह रहे थे, तो वो तो ट्यूमर करा देगा, लेकिन हम बेटा मॉडिफिकेशंस कर देते हैं, है ना, जो हमने कल भी पढ़ा था, अभी हम देख भी लेंगे कैसे। तो ये चीज कहानी थोड़ी समझ आई होपफुली। अब हम समझ रहे हैं इस टीआई प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर को, ठीक है, कि ये टीआई प्लाज्मिड क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है एंड ऑल।
तो नाउ टीआई प्लाज्मिड। ध्यान से समझेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये टीआई प्लाज्मिड है, इस टीआई प्लाज्मिड में ये पूरा प्लाज्मिड ट्रांसफर नहीं होता, इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो ट्रांसफर हो रहा होता है, पूरा ट्रांसफर नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट रीजन ट्रांसफर होता है वो इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज के अंदर भी तो होगा, ऐसे कैसे भाई ऐसे ही उसे खुला छोड़ देंगे, इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज के अंदर होगा। जैसे एक तरफ है उसकी लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस और एक तरफ है उसका राइट बॉर्डर सीक्वेंस, एक तरफ लेफ्ट है एक तरफ राइट है, और यहाँ पर इसके अंदर ही प्रेजेंट जो बचा हुआ रीजन है उसे हम क्या कह देते हैं बच्चों, टीआई प्लाज्मिड। ये है आपका सॉरी टीडीएनए, क्या नाम है इसका, टीडीएनए। और टीडीएनए की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसफर डीएनए। दैट मींस पूरी टीआई प्लाज्मिड में से जो रीजन ट्रांसफर होता है वो ये है टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए। वही रीजन ट्रांसफर होगा और कोई रीजन ट्रांसफर नहीं होता, बाकी सब एग्रोबैक्टीरियम में रह जाता है, बस ये कट के ट्रांसफर होगा। अच्छा, और क्या चीज है, जो ये टीडीएनए है इसके अंदर आपको कुछ जीन मतलब देखने को मिलेंगे। जैसे एक होता है इसके पास ऑक्सीन के सिंथेसिस का जीन, वैसे ही एक होता है इसके पास साइटोकाइनिन के सिंथेसिस का जीन, और एक होता है इसके पास ओपाइन के सिंथेसिस का जीन। इसे समझते हैं आप। जो आपका ऑक्सीन हुआ या साइटोकाइनिन हुआ ये दोनों आपके हॉर्मोन्स हैं, और इन दोनों का काम क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन करवाना। तो मैम ये अच्छी बात है सेल डिवीजन हो रही है, नहीं, गलत इसमें ये हो जाता है कि ये तो एक्स्ट्रा ऑक्सीन और साइटोकाइनिन गए हैं प्लांट के पास, प्लांट के अपने जीनोम के पास ऑलरेडी ऑक्सीन होगा, ऑलरेडी साइटोकाइनिन होगा, तो वहां पर ये दोनों चीज अगर ऑलरेडी है तो इस बाहर वाले की तो जरूरत ही नहीं ना सेल डिवीजन के लिए। और अगर बाहर से सेल डिवीजन के लिए कुछ जा रहा है तो भाई वो तो करवा ही रहे थे पहले वाले, ये एक्स्ट्रा सेल डिवीजन करवा देगा, और अगर ये एक्स्ट्रा सेल डिवीजन करा देगा तो ट्यूमर होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। तो मैं ये पॉइंट लिख देती हूँ कि भाई प्लांट सेल ऑलरेडी हैव auxin and cytokinin synthesis genes, ठीक है, उसके पास ऑलरेडी है, एंड एक्स्ट्रा जीन्स जो टीडीएनए से जा रहे हैं विल इंक्रीज सेल डिवीजन, वो सेल डिवीजन को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये क्या कॉज करेगा, ट्यूमर, ये ट्यूमर को कॉज कर देगा। क्लियर। अब हमने यहाँ पर एक और वर्ड लिखा है जिसका नाम है ओपाइन का सिंथेसिस। ये इनको बनवा रहा है, समझ आ रहा है ट्यूमर का काम था, लेकिन व्हाट इज ओपाइन, ये क्यों आ रहा है बेटा, ये जो आपका होता है ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, याद लिख सकते हो नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। दूसरा ये एक तरीके से फूड है, किसके लिए, एग्रोबैक्टीरियम के लिए, ये उसका फूड है। तो वो क्या कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, और उसके नुकसान को देख के खुश हो रहा है, और खुश होते होते उसको भूख लगी है तो वो खाना भी उसी से ले रहा है। तो ये चीज उसने प्लांट को देख रहे हो कितने अच्छे से यूज कर रहा है, उसको ट्यूमर भी कोज कर रहा है और उससे अपना खाना भी बनवा रहा है कि ओपाइन भी तुम ही बनाओगे, तो वो भी चीज वो उसी के थ्रू करवाना चाह रहा है, तो उसने अपना काम भी किया ट्यूमर का और अपने लिए खाना भी बनवा रहा है, दैट इज ओपाइन। क्लियर। और एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो जैसे नोपालाइन एंड ऑल। चलो पहले इतने पॉइंट्स को ऐड कर लीजिए, हाँ वही ना थोड़ा सा था इसलिए ज्यादा नहीं कराया था। अब देखो, अब हम दोबारा सुन लो, हमने कहा ये सिर्फ भेजता अपने पूरे टीआई प्लाज्मिड से इस टीडीएनए को है,
लेकिन भेजने के जो जीन्स है ना वो इसके अपनी पावर में नहीं होते, इसके पास जाने की पावर है, और जाने जो जा रहा है ना स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसके लिए पावर है, बट इसे भेजेगा कौन, जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये चीज करवाएगा कौन, भेजेगा कौन, तो इसे भेजने की पावर ना इस टी डीएनए से बाहर है, जिसका नाम है विर जीन्स, दैट इज वायरुलेंस जीन्स। तो ये विर जीन्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है ताकि इस टी-डीएनए की ट्रांसफरिंग वो करवा सके। अगर इसे भेजना है ना तो इसे बेटा विर जीन्स की जरूरत पड़ेगी। विर जीन्स बेसिकली यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे विर ए, विर बी, विर सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ये सारे विर जीन्स यहाँ पर वर्क करते हैं ताकि वो इस स्ट्रक्चर को मतलब टी-डीएनए को बेसिकली ट्रांसफर कर सके। अब होता क्या है यहाँ पर इसे समझते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर अगर बात करें तो विर ए है एंड विर जी है जो इंपॉर्टेंट है, या जो प्रोसेस को हम बोल रहे हैं स्टार्ट करेगा, क्योंकि जो विर ए है ना ये बेटा कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन करता है। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हो। मैंने हर बार आपको बताया है एक्सप्रेशन वर्ड जब भी आता है उसका मतलब है कि डीएनए मतलब जो स्ट्रक्चर है उससे उसका प्रोटीन, उसका एंजाइम मतलब उसका एंड प्रोडक्ट का बनना, किसी भी स्ट्रक्चर के एंड प्रोडक्ट का बनना। जैसे ऑक्सीन के सिंथेसिस का जीन था डीएनए के अंदर, टी-डीएनए के अंदर, और वो एंड में ऑक्सीन बना रहा है, अपना प्रोडक्ट बना रहा है, वो उसका एक्सप्रेशन होना हो गया। तो यहाँ पर अगर एक्सप्रेशन का है मतलब प्रोडक्ट बनेगा। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस एक्सप्रेशन, लगातार एक्सप्रेशन करा जाएगा, बिना रुके एक्सप्रेशन किया जाएगा, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव। तो विर ए लगातार एक्सप्रेशन अपना करवा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो विर ए होता है बच्चों ये एक्ट करता है एज अ रिसेप्टर, रिसेप्टर की तरह काम करता है। मैम रिसेप्टर की तरह, यस। तो जो हमने पढ़ा था कि एक रिसेप्टर है, वो बेसिकली रिसेप्टर कौन है, खुद विर ए है, और इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर आके बाइंड कर रहा था, उसका नाम क्या था, एसिटोसिरेंजोन। तो वो सिरेंजोन एक्चुअली विर ए से जाके जुड़ रहा था, जो मैंने वहां पे आपको रिसेप्टर की तरह बना के दिखाया था। तो ये विर ए इसलिए लगातार एक्सप्रेशन कर रहा है क्योंकि वो एक रिसेप्टर है, उसे होना जरूरी है, अगर घाव हुआ तो फटाफट से उसे प्रेजेंट होना चाहिए ना, तो इसलिए उसका लगातार एक्सप्रेशन होता है। क्लियर। अब ये स्ट्रक्चर जैसे ही आपस में बाइंड करेंगे तो यहाँ से ये क्या करवाते हैं, सिग्नलिंग करवाते हैं। सिग्नलिंग मतलब आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे, और जिसकी वजह से अब ये विर जी का एक्सप्रेशन करवाएंगे कि जाओ भाई विर जी अब तुम बनना स्टार्ट हो जाओ। और जैसे ही विर जी का एक्सप्रेशन होगा ये विर जीन अगेन कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेस करेंगे। नहीं कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं लिखो, बस ऐसे लिखो, विर जी क्या करवाएंगे बेटा, एक्सप्रेशन करवाएंगे, एक्सप्रेशन करवाएंगे ऑफ ऑल अदर विर जीन्स का। विर ए ने विर जी का एक्सप्रेशन करवाया, और विर जी अब बाकी जितने विर जीन्स हैं जैसे हमने लिखे हैं सी डी ई एफ जी एच, उन सब का एक्सप्रेशन करना ये स्टार्ट कर देगा। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। जैसे इसके अंदर अगर हम सबसे पहले वाले की बात करें दैट इज विर डी। विर डी जीन है, लेकिन जीन के अंदर एक स्ट्रक्चर नहीं है ना, जीन बड़ा सा होता है, उसके अंदर डी के टाइप्स भी तो देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर डी के आपको टाइप्स देखने को मिल जाते हैं अलग अलग। तो जैसे विर डी वन और विर डी को अभी हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैंने इन दो का एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो डी वन है और यहाँ पर डी टू है, विर के टाइप्स है, डी के टाइप्स है। जो आपका यहाँ पर डी वन है बेटा, ये यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है और कट करता है एट लेफ्ट बॉर्डर जो हमने बनाया था, और D2 जो है ये भी रिकॉग्नाइज करता है और कट करता है बट एट राइट बॉर्डर।
तो दोनों जगह से पहचानना और कटिंग करने का काम किसका है, विर D1 का है और विर D2 का है। और ये याद रखना पड़ेगा, नेट वाले को, सब नेट में क्वेश्चन आया हुआ है स्टेटमेंट बनके, तो आप लोगों को ये चीजें ज्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए कि D1 क्या कर रहा है, D2 क्या कर रहा है। तो लेफ्ट वाले को पहचाना D1 ने और राइट वाले को पहचाना D2 ने, और दोनों ने अपने अपने एरिया में जाके क्या कर दी बेटा, कटिंग कर दी, जिसकी वजह से TDNA अब अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे बात करी जाए कि जो ये बॉर्डर्स हैं ये क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आंसर है नहीं, ये ट्रांसफर नहीं हो रही। लेकिन क्या ये ट्रांसफरिंग के लिए जरूरी है, यस। क्यों, क्योंकि ये कटिंग होती है। तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारे बॉर्डर सीक्वेंस है ये विल नॉट ट्रांसफर विद TDNA, ये TDNA के साथ ट्रांसफर नहीं होता। बॉर्डर सीक्वेंस TDNA के साथ ट्रांसफर नहीं होता। फिर ये बॉर्डर सीक्वेंस क्या करता है भाई, तो हम कहेंगे हेल्प इन ट्रांसफरिंग, ये ट्रांसफरिंग में हेल्प करता है क्योंकि इसको पहचाना जाता है और इसकी कटिंग होती है। मतलब अगर बॉर्डर सीक्वेंस नहीं हुआ ना तो ये लगा लो TDNA जाएगा भी नहीं, तो इसका होना जरूरी है। क्लियर, होपफुली कुछ पॉइंट क्लियर है आगे के। चलो फटाफट से इन्हें ऐड कर लो, पहले इनको ऐड कर लो वहीं पे। यहाँ पर क्या क्या है, विर जीन्स हो गए, ये हो गए। इसके अलावा यहाँ पर एक और जीन प्रेजेंट होता है बच्चा, जिसे हम कहते हैं ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन। ओपाइन के कैटाबोलिज्म के, देख लो बनने के जीन तो TDNA में है और उसको ब्रेक डाउन करने के जीन्स बाहर है। क्लियर, चलो ये था, हमने देख लिया यहाँ पे विर ए का काम देखा, जो इंपॉर्टेंट है हम उसके काम देख रहे हैं। डी के काम देख लिए भाई, डी ने क्या क्या यहाँ पर काम करे हैं। ठीक है, अब इस तरीके से आपका क्या हुआ, यहाँ पर जो TDNA था, फॉर एग्जाम्पल दिस, ये अलग हो चुका है क्योंकि इसकी कटिंग हो गई है अपने बॉर्डर से। और इस स्ट्रक्चर को बच्चा क्या कर दिया जाता है, इसे सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसे यहां पर हमने सिंगल स्ट्रैंड बना दिया। इस सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर के इस 5 प्राइम एंड पे जाकर एक स्ट्रक्चर बाइंड करता है जिसे हम कहते हैं विर D2। हमने अभी अभी पढ़ा है वही, वो 5 प्राइम पे जाके जुड़ गया। क्यों जुड़ गया, ताकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, एक्सोन न्यूक्लियस से। वही जो एंड से कटिंग करते हैं, स्ट्रक्चर डिग्रेड करते हैं ना, उससे इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कौन, विर D2। तो विर D2 जाके इसके 5 प्राइम एंड में बाइंड कर जाता है। प्रॉपर बाइंड किया, ठीक है। अब ये याद करो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कोई भी सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर इज नॉट स्टेबल, हमें उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्लस ये तो एक कोने से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी, लेकिन अगर कोई बीच में से एक्सोन्यूक्लियस आके कटिंग करने लग जाए तो वही उस दोनों काम को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर्स बाइंड कर जाते हैं, जिसका नाम है विर ई। तो विर ई यहाँ पर काम क्या कर रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन SSB। तो फिर ई आपके सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो सिंगल स्ट्रैंड वाले रीजन पे जाके बाइंड कर रहे हैं, और ये आपका अलग से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम एंडोन्यूक्लियस से। होपफुली ये पॉइंट क्लियर है। फिर ई का काम क्या था, फिर D2 का ने एक और क्या काम किया है, ये चीज हमने यहाँ पे देखी। अब फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका प्लांट का सेल, और इसके पास कौन गया है ट्रेवल करके, एग्रोबैक्टीरियम। होता क्या है भाई, एग्रोबैक्टीरियम के पास जो रिसेप्टर की तरह प्रेजेंट है विर ए, इस पे आके जुड़ गया एसिटोसिरेंजोम, जिसकी वजह से सबसे पहले कौन एक्सप्रेशन करवाया है बेटा, विर जी ने, और विर जी बाकियों का एक्सप्रेशन करवा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो आपका TI प्लाज्मिड है और इसके पास जो ये लेफ्ट और राइट बॉर्डर के अंदर का जो ये रीजन है ये अलग होता है,
और इसे ये सिंगल स्टैंडर्ड रीजन में कन्वर्ट करते हैं, जिसके ऊपर इस तरीके से ये कुछ सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स को बाइंड करते हैं और इसके एक एंड की तरफ इस तरीके से फिर D2 बाइंड करते हैं। क्लियर? ये अब ये सिनेरियो हुआ है। और अब इस स्ट्रक्चर को क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट, इस स्ट्रक्चर को यहां से इधर की तरफ भेजा जाता है। लेकिन क्या भेजा ऐसे ही चला जाएगा? इसकी भी अपनी मेम्ब्रेन है, उसके पास तो सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी, सब कुछ है। तो भेजने के लिए क्या, तो यहाँ पर जो इसे भेजने के लिए सिस्टम लगता है, सो ट्रांसफरिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इस भेजने वाले सिस्टम को हम कहते हैं T4 सिक्रीशन सिस्टम। बहुत फेमस है, नेट में बहुत बार आया हुआ है, T4 सिक्रीशन सिस्टम। और पूछ लिया जा सकता है कि भाई इस T4 सिक्रीशन सिस्टम को बनाने के लिए कौन से विर जीन्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर विर D4 होता है और साथ में विर B1 से लेकर B11 तक सारे होते हैं। तो B1 से B11 तक होते हैं और D4 होता है, जो मिलकर एक T4 सिक्रीशन सिस्टम बनाते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पर आपस में स्ट्रक्चर जो है ऐसे बन के ये ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ पर इस प्लांट सेल का अपना न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में अपना खुद का जीनोम भी है। ठीक है, अब यहां पर जैसे ये स्ट्रक्चर आता है बच्चा, इस स्ट्रक्चर को अंदर आके थोड़ी सी स्टेबिलिटी वगैरह की जरूरत होती है, जो यहाँ पर इसे कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एंडोन्यूक्लियसिस। प्लांट के भी तो एंडोन्यूक्लियसिस है, उससे प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, विर एफ। कौन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, विर एफ। ये हुआ। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये विर D4 विर E ये सब रिमूव हो जाते हैं, तो ये पॉइंट भी लिख देती हूँ। विर स्ट्रक्चर जो है ये रिमूव हो जाएंगे इससे, ठीक है, वो अलग हो जाते हैं। यहां पर बेटा प्लांट के अंदर एक प्रोटीन है जो प्लांट को धोखा दे देता है, ये इतना आ तो जाता है। अब प्लांट के अंदर ही वो जिसे हम क्या कहते हैं, घर का भेदी लंका ठाई, अंदर प्लांट का ये एक स्ट्रक्चर है जो उसकी नैया डुबा देता है, दैट इज VIP2। यहाँ पे एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है बच्चों, VIP2। ये प्लांट का ही प्रोटीन है और ये क्या करवाता है, हेल्प कर देता है इंसर्शन में। किसकी इंसर्शन में हेल्प कर देता है, ऑफ tDNA की इन प्लांट जीनोम। भाई प्लांट डीएनए में उसे इंसर्ट करा देता है ये VIP2। तो इसने धोखा दिया है बेसिकली सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े पॉइंट या काम आपको सभी चीजों के पता होने चाहिए, लगभग जितने मैंने लिखवाए ये तो पता ही होना चाहिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इतने पे आता है। तो एक बार फटाफट से इसे ऐड करो, क्वेश्चन देखते हैं फिर इसके बाद। ऑप्शन कह रहे हैं इन एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन which one of the following approaches is more likely to generate transgenic plant with incomplete transfer of the passenger gene। मतलब कौन सी अप्रोच को आप ज्यादातर यूज करते हो अगर आप एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, ताकि आप जनरेट कर सको कोई ट्रांसजेनिक प्लांट, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा भी था। लेकिन हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं पैसेंजर जीन को वो इनकम्प्लीट है। पहला कह रहा है प्लेसमेंट जो हो रहा है वो सिलेक्शन मार्कर जीन टुवर्ड्स द लेफ्ट बॉर्डर और पैसेंजर जीन का राइट बॉर्डर की तरफ रख दो। मतलब जो आपका ये tDNA वाला स्ट्रक्चर है और एक तरफ लेफ्ट बॉर्डर है एक तरफ राइट बॉर्डर है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जहां पर लेफ्ट बॉर्डर है उधर की तरफ सिलेक्शन मार्कर जीन रखो और जहां पर राइट बॉर्डर है वहां पर जो आप जीन भेजना चाहते हो वो रख दो। बी कह रहा है एक्सप्रेशन जो है सिलेक्शन मार्कर जीन का अंडर कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर एंड पैसेंजर जीन का टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर में रखो। ट्रांसजेनिक विद इनकम्प्लीट ट्रांसफरिंग, मतलब जब ट्रांसफर हो रहा है तो राइट बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर, मतलब आप जब भेज रहे हो तो उस हिसाब से पूछा। पहला कह रहा है
जो पैसेंजर है उसे लेफ्ट की तरफ रखो और जो मार्कर है उसे राइट की तरफ रखो। अब इससे ये बात क्लियर हो गई कि आंसर या तो सी होगा या ए होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। एक कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा करो, राइट की तरफ तुम ये सामान रख दो, लेफ्ट की तरफ तुम दूसरा सामान रख दो, अलग। वही जो सी ऑप्शन है वो कह रहा है बिल्कुल अपोजिट टू दिस, कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, सिलेक्शन मार्कर को लेफ्ट की तरफ मत रखो, सिलेक्शन मार्कर की तरफ वो सॉरी लेफ्ट बॉर्डर की तरफ पैसेंजर वाले स्ट्रक्चर को रख दो, क्योंकि 5 प्राइम से एंडिंग हो रही है, उधर आपका D2 है और D2 आपका बेसिकली राइट बॉर्डर की तरफ है। ठीक है, मतलब ऐसे भी लगा सकते हो, नहीं तो जो एंट्री साइड है बेटा देखो, एक स्ट्रक्चर ये रहा एग्रोबैक्टीरियम, प्लांट सेल ये रहा, ये बना T4 वाला स्ट्रक्चर, यहां पर आपका ये रहा जो TDNA जो आप भेज रहे हो, ये गया। जो स्ट्रक्चर पहले अंदर घुसेगा वो स्ट्रक्चर अंदर जाने मतलब जा सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है बेटा पूरा स्ट्रक्चर हमेशा जाए, क्योंकि जाते जाते ना इनके बीच का इंटरेक्शन ब्रेक भी हो जाता है, इनके बीच का इंटरेक्शन ब्रेक हो जाता है, कॉन्जुगेशंस कितनी बार ब्रेक हो जाते हैं। तो उस हिसाब से यहां पर अगर आप मोस्ट करेक्ट की तरफ पूछो तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी, दिस वन, मैच द फॉलोइंग विर प्रोटीन, अलग अलग विर प्रोटीन है, उनके काम है और यहां पर उनसे रिलेटेड उनका मैचिंग करना है सिर्फ, और करेक्ट मैचिंग यहां पर पूछी जा रही है आपसे। फॉर एग्जाम्पल विर जी क्या कर रहा है, विर D2 क्या कर रहा है, विर B1 क्या कर रहा है और विर F क्या कर रहा है। आपको अगर एक दो ना भी पता हो, दो या दो से दो तीन पता भी है तो भी आप आंसर निकाल लोगे। जैसे इसके अंदर आपको पता है जी क्या करवा रहा है, D2 क्या करवा रहा है, T4 स्ट्रक्चर ट्रांसफर एपरेटस का पार्ट कौन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। मैचिंग करके आप फटाफट से आंसर दीजिए, सोचो थोड़ा सा, बस जल्दी से आंसर देंगे भाई, जल्दी से आंसर देंगे। ओके बी, देखो हमें पता है बेटा इंडक्शन ऑफ द विर जीन्स, मतलब बाकी विर जीन्स को इंड्यूस करना कि तुम भी एक्सप्रेशन करो, ये काम किसका था, विर जी का था। तो जी को इससे जोड़ो, एक मतलब ए का 4, ए का 1 नहीं, ए का 1 नहीं, ए का 4 होना चाहिए था, जो एक ही ऑप्शन में है और उसी से सोल्व भी हो गया। बाकी भी कर सकते हो, जैसे ये लिखा है कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ट्रांसफरिंग में जो ट्रांसफर एपरेटस है, T4 सिक्रीशन सिस्टम, बेसिकली इन चारों में से उसका पार्ट कौन है, ये देखो B1, C का 2 होना चाहिए था। फिर D2 क्या कर रहा है बेटा, ये न्यूक्लियस टारगेटिंग कर रहा है, या फिर थर्ड ये प्रोटियोसोम मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन कर रहा है। नहीं भाई, ये भेजने में हेल्प कर रहा था क्योंकि ये एक एंड पे बाइंडेड था। ठीक है, तो इसने थोड़ी सी हेल्पिंग करी है, ये आप बोल सकते हैं। तो बी का क्या हुआ 1, और एफ का काम अगर नहीं भी पता आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, प्रोटियोसोम मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन, प्रोटियोसोम होपफुली पता है जो प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, स्ट्रक्चर है, तो उसका डिस्ट्रक्शन कर रहा है, जो TDNA के ऊपर जितने भी कॉम्प्लेक्स जुड़े हुए थे D4 विर E, उन सबको हटा रहा है और उसका डिस्ट्रक्शन करा रहा है। काम किसका है, विर F का है बच्चों, नोट्स में ये ऐड कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, आए हुए बहुत सारे हैं, ये मत सोचना सिर्फ इतने से आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए लास्ट क्वेश्चन, बी फॉर बॉल, ए भी है, ए भी बच्चे आंसर दे रहे हैं, चलो देखते हैं। बोल रहे TDNA जो TI प्लाज्मिड के अंदर रीजन है, 2 जीन है, एक एक्स भी है उसके पास और एक वाई भी है। ये देखो ये थोड़ा है क्योंकि इसमें म्यूटेशन की भी बात आ गई, कह रहे हैं एक एक्स जीन है और एक वाई जीन है। आगे कह रहा है म्यूटेशन अगर इसके अंदर हो रही है, ये यहां पर रूटी ट्यूमर बना रहा है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा रूट के अंदर जाकर सेल डिवीजन करवा रहा होगा। वाई जीन के अंदर अगर म्यूटेशन है तो कहा जा रहा है वो शूट के अंदर ट्यूमर बनवा रहा है, तो मतलब वो शूट का बहुत ज्यादा डिवीजन करवा रहा होगा। लेकिन ये क्या बात हो रही है बेटा, ये बात हो रही है म्यूटेशन की। आगे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि जीन एक्स ऑक्सीन बनाता है या क्या बनाता है, ये म्यूटेशन की बात है। अगर मैं एक्स जीन के नॉर्मल कंडीशन की बात करूं तो क्या होगा, यहां पर भी इसके नॉर्मल कंडीशन
कंडीशन की बात करूं तो क्या होगा, हमें म्यूटेशन पे नहीं डिपेंड रहना, म्यूटेशन तो हो गई ना, उसकी वजह से रूट ही उसके अंदर गया। अब आपको इसके अंदर ये पॉइंट याद रखने हैं जब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ऑक्सीन ज्यादा है और साइटोकाइनिन कम है तो हमेशा क्या बनता है बच्चों, रूट बनती है। और अगर ऑक्सीन कम है और साइटोकाइनिन ज्यादा है तो क्या बन रहा है, शूट बन रही है। तो मतलब अगर इधर रूट म्यूटेशन की वजह से बनी है, रूट नॉर्मल नहीं बनी, म्यूटेशन की वजह से बनी है, तो मतलब वो एक्स नॉर्मली साइटोकाइनिन होगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में साइटोकाइनिन शूट बनाता है, और अगर म्यूटेशन हुई है तभी तो शूट ना बन के रूट बन गया होगा। वही बात करते हैं इधर की तरफ वाई जीन, तो ये कहीं ना कहीं ऑक्सीन रहा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में रूट बनाएगा और नॉर्मल नहीं म्यूटेशन में ये शूट बनाएगा। तो यही आपको मैच करना है कि एक्स तो है साइटोकाइनिन जो पहला नहीं बता रहा बच्चों, बी कह रहा है कि जीन एक्स जो है वो साइटोकाइनिन है और जी वाई जो है वो ऑक्सीन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो जो बी आंसर वाले हैं वो करेक्ट है, जो ए वाले हैं उन्होंने आई थिंक सिर्फ ये देख लिया कि म्यूटेशन वाला पॉइंट है और कर दो, बस यहाँ पे यही सोचना था कि करना क्या है। क्लियर है सभी को, होपफुली पॉइंट क्लियर है। ये था आपके एग्रोबैक्टीरियम का पार्ट, ठीक है, जिससे क्वेश्चन हमने देख लिए, पूरा थ्योरी पार्ट देख लिया, समझ लिया कि कैसे क्या होता है। और इससे एक बार नहीं बच्चों, नेट के अंदर तो बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ नेट नहीं बाकी जितने भी एग्जाम हैं आपके, IIT जैम, CVT, PG, गेट एग्जामर है, उसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अपने इस टॉपिक के क्वेश्चंस को लगाना, देखना, और इससे आगे का जो पार्ट है वो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टूडेंट्स। सो होपफुली आज का जो पार्ट था वो आप सभी को क्लियर है। सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑल्सो।